ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद अब पूरी तरह बौखलाई हुई है। एक हफ्ते तक तो ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पार्टी में अन्य दलों को शामिल करने के लिए, लोगों से एकजुट होने के लिए, केंद्र की लड़ाई लड़ने के लिए ममता बनर्जी ने आह्वान किया था, बाकी पार्टी भी मेरे साथ आओ, उनको टाइम दिया था, लेकिन कोई पहुंचा नहीं, कोई पहुंचना भी नहीं था। क्योंकि ममता बनर्जी के 15 साल के कुशासन में लोगों ने देखा है, चाहे वो वामपंथी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने देखा है कि किस तरह से डिक्टेटर की तरह ममता बनर्जी ने शासन चलाया। उसमें जब 2011 का चुनाव ममता ने जीता, बड़ी संख्या में वामपंथी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, घर जला दिए गए, उनके ऊपर पुलिस केस किए गए। हजारों की संख्या ऐसी है जिन कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस के डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार या ममता बनर्जी पर कोई सवाल उठाया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी लगातार इस बारे को उठाते रहे हैं और बार बार वो कहते रहे हैं कि हिंसा का एक दौर 15 साल चला, यानी वामपंथियों के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी के गुंडे लगातार हिंसा करते रहे। और वो ममता बनर्जी आज कोलकाता की हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील बनकर पहुंच गई। पहले तो सब देखकर चौंक गए, क्योंकि ममता बनर्जी कभी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होंगी, लेकिन क्या वो लाइसेंस रिन्यू हुआ है? क्या उन्होंने सीएम बनने के बाद, क्योंकि ये रूल है कि आप यदि पॉलिटिकल पार्टी में किसी एक संवैधानिक पद पर आते हो, जो कि सीएम एक पद है, तो आपको बार काउंसिल से अपना बाकायदा सरेंडर करना पड़ेगा वो लाइसेंस। तो सवाल उठ रहा है, ममता बनर्जी अब उसमें फंसती दिखाई दे रही है। लेकिन मेन बात यह है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, जिन आरोपों के बारे में जानकर पूरे बंगाल के लोग आश्चर्य में हैं कि जो ममता बनर्जी 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों पर क्रूर अत्याचार करती रही, जिसके टीएमसी के गुंडों की मारकाट और चुनाव के बाद की हिंसा जो 2021 में हुई, 1 लाख के करीब लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर असम और दिल्ली और अन्य राज्य में शरण लेने को मजबूर हुए। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए वहां टेंट लगाकर लोगों ने जीवन बिताया, मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, अपने खेत खलियान और मकान छोड़कर गए। जो लोग मकान छोड़कर गए उनके मकानों पे कब्जे कर लिए गए, दुकानों पे कब्जे कर लिए गए, महिलाओं के साथ रेप हुए। और वो ममता बनर्जी जिसके गुंडों ने इतना अत्याचार किया, हाई कोर्ट में जाकर ये कह रही है कि चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के ऑफिस जला दिए, टीएमसी के लोगों को मारा। ये बात अलग है कि देखिए, चुनाव के बाद हिंसा हुई, इस बार भी हुई 26 के चुनाव में, लेकिन एक कार्यकर्ता टीएमसी का मारा गया, तो एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी, विधायक का भाई, उसकी हत्या कर दी गई। और ये बहुत गलत होता है। लेकिन जिस तरह की एक परिपाटी बंगाल में ममता बनर्जी ने और वामपंथियों ने चलाई थी, उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सबने जीतने के तत्काल बाद अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा था, कोई हिंसा नहीं करेगा, कानून के हिसाब से सरकार काम करेगी, शांति से बैठिए। इससे ज्यादा क्या होगा कि शुभेंदु अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, आप सोचिए कि उनके पीए चंद्र रथ को मार दिया गया। ये तो एक पूरा का पूरा ऐसा षड्यंत्र था जिससे पूरे बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा होती। और कोई और कहता तो कहता, टीएमसी के जो प्रवक्ता रहा, वो प्रवक्ता खुद वो आकर टीवी पर बैठकर कह रहा था, जिसको टीएमसी ने बाहर निकाल दिया, वो प्रवक्ता बैठकर कह रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की जगह यदि कोई और होता या टीएमसी होती, तो शुभेंदु अधिकारी की वजह से कम 6000 टीएमसी के कार्यकर्ता, उनका हत्या होने से बच गई। अब आप सोचिए कि टीएमसी के प्रवक्ता ऐसी बात बोल रहे हैं, टीएमसी के नेता ऐसी बात बोल रहे हैं, और ममता बनर्जी कोर्ट में खड़ी होकर कह रही है कि बीजेपी वालों की वजह से हमारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, हिंसा हुई। हिंसा के आरोप लगा रही है। असल में असली बात क्या है? असली बात यह है कि ममता बनर्जी घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर खड़े होकर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, चोर चोर चिल्ला रहे हैं। इनको लगा कि वकील बन करके जाऊंगी तो कम से कम अपना केस खुद लड़ लूंगी। भाई वकालत करती ही थी ममता बनर्जी कभी, तो उनको लग रहा था अब केस की जरूरत पड़ेगी। लगातार टीएमसी के नेता जेल जा रहे हैं, उनके एक एक भ्रष्टाचार की फाइल खुल रही है।
और उसमें लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। तो अब इनको लग रहा है कि नंबर इनका भी आएगा, तो नंबर इनका भी आएगा तो वकील बने रहेंगे, रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो कम से कम अपना केस खुद लड़ेंगे और वकीलों को कुछ सुविधाएं तो मिलती है ही है। तो ममता बनर्जी को लग रहा है पॉलिटिक्स में तो गई, लोगों ने हरा दिया। तो अब इस तरह से जिस अवतार में आई, हालांकि उस पर भी बाद में विवाद हुआ है, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया आई हुमायूं कबीर की, जो ममता बनर्जी का ही राइट हैंड, ममता बनर्जी की ही पार्टी में रहा। हुमायूं कबीर से जब मीडिया वालों ने पूछा आपका इस पर क्या कहना है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है चुनाव के बाद, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा, इस पर आपकी क्या राय है? हुमायूं कबीर ने जो कहा वो तो कोर्ट को भी सुनना चाहिए और इस बयान को बाकायदा चलाना चाहिए। उसने कहा कि अभी तो हिंसा हुई ही नहीं, जो हिंसा हुई वो तो 2021 के चुनाव के बाद हुई थी। हुमायूं कबीर और उस समय टीएमसी के साथ था। आप सोचिए, ममता बनर्जी का राइट हैंड रहा, पार्टी का आदमी हुमायूं कबीर वो सच्चाई बता रहा है कि असली जो हिंसा है ये तो 21 के चुनाव के बाद हुई थी, जिसमें 100 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या और महिलाओं के साथ रेप की तो गिनती ही नहीं है। घर जला दिए गए, घर लूट लिए गए, और ये टोटल हिंसा टीएमसी के गुंडे कर रहे थे और पुलिस मूक दर्शक थी। थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी, राज्यपाल को दखल देना पड़ा था। फिर यहां मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, एससी एसटी आयोग, उनकी टीमें आई बाकायदा, और उन्होंने मौके पर जाकर जब मुआयना किया, आप जानकर चौंक जाएंगे, उन्होंने बाकायदा, ये कोर्ट ने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, कि कम से कम 1000 ऐसे हिंसा के केस हैं, रेप और हिंसा के, जिसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि इन मामलों की जांच की जाए जो हमारे पास आए हैं और इसमें एफआईआर दर्ज करी जाए। जानकर आपको ताज्जुब होगा कि पुलिस ने दबाव में आकर उन एफआईआरों को दर्ज तो किया, लेकिन उसमें इतनी हल्की धाराएं लिखी। सोचिए, रेप, हत्या, लूट की धारा होनी चाहिए थी कितनी कठिन कि उनको हाई कोर्ट से भी जमानत ना मिले। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, कई सारे केस में थाने में ही जमानत हो गई, क्योंकि धाराएं इतनी हल्की लगाई। केवल उनको पूर्ति इसलिए करनी थी कि हमने एफआईआर हाई कोर्ट के आदेश पर कर ली, जांच भी कर ली, और जांच में सब पुलिस वालों ने टीएमसी के जितने गुंडे थे उनको क्लियरेंस दे दिया। अब आप सोचे, जब क्लियरेंस दे देंगे, निकल गए, बाहर चले गए, ये हालात वहां हुए। और आज ममता बनर्जी कह रही है कि टीएमसी के लोगों के साथ हुआ, कोई वायलेंस नहीं हुआ। 2021 में उनको थर्ड टाइम जो चीफ मिनिस्टर बना, उस पर वायलेंस इतना किया, वो सब भूल गया। आज का दिन में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने के बाद, बीजेपी यहाँ सत्ता में आने के बाद, कहाँ पर्सनल वायलेंस हुआ? जहाँ जितना उनका चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बाद इतना सारा पर्सनल वायलेंस हुआ, आज वो नाटक कर रहा है। नाटक करने के लिए वहाँ जा रहा है, कोर्ट जा रहा है, कोई फायदा नहीं मिलेगा उनका पार्टी का। तो सुना आपने, जो हुमायूं कबीर कह रहा है वो सच्चाई बयान कर रहा है, और जो मैंने आपको बताया वो सच्चाई है कि किस तरह से एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी गुंडों को छोड़ दिया गया। ये हुआ, और उसके बाद जितनी रिपोर्ट बनी है वो बाकायदा महिला आयोग ने रिपोर्ट की है, और इसके बाद मानव अधिकार आयोग, एससी एसटी आयोग ने की। ये कोई बीजेपी का आरोप नहीं था। इस पर जब दिलीप घोष से पूछा गया तो दिलीप घोष ने बाकायदा इस पर एएनआई से बातचीत की, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये काम बताया जा रहा है कि साहब जो है वो कोर्ट में पहुंच गई हैं और आप कह रहे हो रोना धोना कर रहे हैं, भाई उन्होंने कहा हम तो अपने काम में लगे हैं, और वो कोर्ट जाएं, और वो जिंदगी भर कोर्ट में ही जाएंगी, क्योंकि उनके पास और तो काम बचा है नहीं। बंगाल की जनता ने उनको नकार दिया है। सुनिए आप दिलीप घोष ने क्या कहा। बाकी समय उनका कोर्ट में ही बीतेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है कोर्ट में ही उनको परेड करना पड़ेगा। सुना आपने, यही सब अग्निमित्रा पॉल ने कहा। मंत्री बनी है और महिलाओं के सारे मामले को इन्होंने देखा है। अग्निमित्रा पॉल क्योंकि महिला जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी प्रदेश की अध्यक्षा रही हैं, और इन्होंने सारी हिंसा को निकट से देखा है, महिलाओं के दर्द को इन्होंने सुना है।
जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा देखिए 10,000 कार्यकर्ता हमारे यहाँ से भगाएगा ये परिवार, और एनएचआरसी की रिपोर्ट है, हम नहीं बोल रहे हैं। सुनिए अग्निमित्रा पॉल ने क्या कहा। नहीं, ये सब इररिलेवेंट और अनावश्यक ये सब बात में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जो 15 साल भूल किए, हम लोग वो भूल नहीं करेंगे। हमारा पास बहुत काम है, हमको पब्लिक का बात सुनना है, उनके लिए काम करना है, जिसके लिए हमको इधर बैठाया है। समय है 5 साल, प्रतिश्रुति बहुत, तो ये सब इररिलेवेंट बात। उनको अगर लगता है कोई पोस्टपोल वायलेंस हुआ है, जाइए हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ममता बनर्जी 2021 में क्या किया है हम नहीं बोल रहे, भाजपा नहीं बोल रहे, ये एनएचआरसी आके बोला है। हमारा इतना कार्यकर्ता को मारा गया, 10,000 कार्यकर्ता भाग गए, घर लूट लिया गया, सोशल बॉयकॉट किया गया। तो ममता बनर्जी अगर राजनीति तो किए है 15 साल, अगर थोड़ा काम में ध्यान देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिर्फ राजनीति, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ बंगाली और बंगाली, सिर्फ महिला पुरुष, सिर्फ राजनीति, काम के बाद कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ा। तो हम लोग वो भूल नहीं करेंगे। पहला दिन से अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम लोग सिर्फ काम में ध्यान देंगे, बस सिर्फ काम करना है। सुना आपने, ये सच्चाई है। और आज की डेट में ममता बनर्जी बौखलाई है, क्योंकि जय श्री राम के नारे बोलने पर लोगों को जेल में डाल दिया गया। उसी ममता बनर्जी का आज हाल ये है कि उनके घरों के सामने लोग नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के। और तो और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी जब वो एडवोकेट बनकर के पहुंची हैं, वहां वकीलों ने भी ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे और चोर चोर के नारे लगाए। तो सवाल अब यह है कि क्या ममता बनर्जी अब राजनीति छोड़कर, क्योंकि राजनीति में तो नकार दिया गया है पूरी तरह, पार्टी उनकी खत्म होने जा रही है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, 40 विधायक उनके बीजेपी ज्वाइन करने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं। निश्चित मान लीजिए 60 विधायक निश्चित रूप से पार्टी छोड़कर, और वो अलग पार्टी बना लेंगे बीजेपी अगर नहीं लेगी, लेकिन वो टीएमसी में ममता के साथ और अभिषेक बनर्जी के अंडर में काम नहीं करेंगे। ये मैं पक्की रिपोर्ट बता रहा हूं। 60 एमएलए आपको अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से अलग जाते दिखाई देंगे। तो ममता बनर्जी के पास कोई काम बचेगा नहीं, और इसलिए वो वकालत शायद कर लें तो टीएमसी के गुंडे जो थाने में पकड़े जा रहे हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस हो रहे हैं, ममता बनर्जी को लग रहा होगा कि वकील बनकर के ही कुछ कमाई कर लूं, अब कोई और इनकम तो होने से रही। हालांकि ममता बनर्जी को जैसा अब सोर्सेज बताते हैं कि भाई हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इन दोनों के पास है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर मुझे लगता है दिखाने के लिए तो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई। हो सकता है दीदी बताएं कि भाई मैं वकालत करती हूँ, इसीलिए ये सब मेरे पे प्रॉपर्टी है। तो खैर, आप में से जो भी लोग बंगाल के रहने वाले हैं, आप बताइए कि ये ममता दीदी जो कोर्ट में पहुंची है वकील बनकर, अब इसमें भी वो फंसती नजर आ रही है, लेकिन इस तरह की नाटक नौटंकी करने का क्या जनता पर असर पड़ेगा? अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।